इस समय आप भारत फर्स्ट के साथ इस शहर के जाने माने शिक्षाविद, बहुप्रतिभाशाली, सितारों में ध्रुव तारे की तरह चमकने वाले प्रोफेसर AK सिंह साहब से मैं खास बातचीत करूंगा। आप सभी लोग जानकारी को साझा करने के लिए और ताजा अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने भारत फर्स्ट टीवी को समय दिया। इसके लिए मैं भारत फर्स्ट परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत फर्स्ट की शुरुआत और इसका आगाज़ देख करके ही ऐसा लग रहा है कि बहुत अपनी ऊंचाइयों को ये छुएगा। भारत फर्स्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं बात करूंगा बचपन से और यहां तक आने के मुकाम में आप किस दौर से गुजर के आए, संक्षेप में प्रकाश डालेंगे जो बच्चों के लिए, छात्रों के लिए और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित हूँ। मेरे पिताजी सरकारी नौकर थे। सरकारी सेवा में रहते हुए मैंने परिवार के उस दौर को देखा है जब सीमित व्यवस्थाओं में भी रह करके जिया जा सकता है। क्योंकि जिस क्षेत्र का हूँ वहाँ पर सरकारी नौकरी के प्रति एक लोगों में बहुत उत्कंठा रहती है, जिजीविषा रहती है कि सरकारी नौकरी जरूर मिले, क्योंकि उसके प्रति बहुत आकर्षण है। तो हमारे मन में भी था। और परिवार की उसी पृष्ठभूमि से आते हुए, चूँकि पिताजी स्थानांतरण जब प्रयागराज हुआ तो मेरी शिक्षा दीक्षा प्रयागराज में हुई। यूँ कह सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के, प्राथमिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। और उस माहौल का मेरे ऊपर गहरा प्रभाव भी रहा, अभी भी है, क्योंकि उस जगह ने मुझे, प्रयागराज ने बहुत कुछ दिया है। और कर्मभूमि मेरी मुरादाबाद है, लेकिन जो मैंने सीखा जीवन जीने का ढंग, और जिस नौकरी में आया शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में, ये सब कुछ प्रयागराज विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की देन है। और उसका बहुत गहरा मुझ पर प्रभाव भी है। और मैं अपने आगे जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो कुछ सीखा है अपने गुरुजनों से, उसको देने का प्रयास भी करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या जीवन का लक्ष्य भी आपका शिक्षण क्षेत्र में आना था या कोई और टारगेट था? नहीं, यही मेरा लक्ष्य ही शिक्षक बनना था। और ये बात सही है कि मैं जिस क्षेत्र का हूँ, मैं पूर्वांचल के जनपद जौनपुर का निवासी हूँ। और वहाँ पर IAS, PCS, UPSC, UPPSC को लेकर के काफ़ी लोगों में रुझान, बहुत आकर्षण रहता है। शुरुआत दौर में लगा, लेकिन जब मैंने अपने गुरुजनों को देखा, अपने विश्वविद्यालय को देखा, उसके बाद मेरा रुझान शिक्षा क्षेत्र में ही रहा। डॉक्टर साहब, ये बदलाव देख रहे होंगे आप, किताबों का स्थान मोबाइल ने ले लिया, लैपटॉप ने ले लिया। ऐसे बदलते दौर में बच्चों में हाथ हाथ में मोबाइल है, आपको क्या लगता है कि इनके परिणाम और दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, मोबाइल कोई इतनी बुरी चीज नहीं है जिसको कि हम लोग, इसका उपयोग बुरा है। हम पढ़ते थे तो हमारा सीधा संपर्क हमारे गुरुजनों से होता था। ज्ञान के स्रोत के तौर पर हमने गुरुजनों को देखा, लाइब्रेरीज को देखा। अभी क्या हुआ है कि समाज बदल रहा है, तो ज्ञान के स्रोत के तौर पर अगर मोबाइल का उपयोग किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन हाँ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यह है कि एक्सेस यूज ऑफ स्क्रीन, इस स्क्रीन का, मोबाइल का एक्सेस यूज, वो भी बिना किसी दिशा के, वो दिक्कत कर रहा है। डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि जिसको काम आता है उसको काम दिया जाता है। आपके पास इग्नू का दायित्व है, आप उसके कन्वीनर हैं, आप डिफेंस स्टडीज के HOD हैं, उसके साथ साथ आप पुलिस एकेडमी में एज ए गेस्ट लेक्चरर सेवाएं देते हैं, ट्रेनीज IPS को, PPS को। ये सब समन्वय कैसे स्थापित करते हैं और कैसा आप फील करते हैं जब हायर ऑफिसर्स को भी ऐसे ट्रेनिंग देते हैं? एक अच्छा अनुभव रहता है।
सिर्फ सिखाने का उद्देश्य नहीं है, सीखने का भी उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं, और विद्यार्थी अगर पीपीएस और आईपीएस जैसे हों तो निश्चित तौर पे सीखने का मौका ज़्यादा है। करिकुलम का पार्ट है जो दिया गया वो तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन इस पठन पाठन के दौरान उनके सक्सेस होने के पीछे क्या क्या कारण रहे वो भी हमारे सामने आते हैं, जिसका लाभ हमारे विद्यार्थियों को मिलता है। मतलब जब हम उनसे बात करते हैं, जो ट्रेनीज आईपीएस आते हैं, पीपीएस आते हैं, उनसे बातचीत के दौरान पता चलता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे। उनकी जब जर्नी देखता हूँ, उनसे सुनता हूँ, और उसको आधार बना के जब हम जो हमारे विद्यार्थी हैं, जब हम उनको बताते हैं कि देखो कैसे कितने मुश्किलों से पढ़ लिख करके लोग आज आईपीएस आईएएस बन रहे हैं, पीपीएस बन रहे हैं, आपको भी कैसे। तो मेरे पास मौका है कि मेरे पास दोनों तरह के लोग हैं, सक्सेसफुल भी और जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं वो बीच की कड़ी हूँ, पुल हूँ, जो दोनों पार्टों को जोड़ रहा है। तो मैं उनसे सीख करके इन बच्चों को भी सिखा सकता हूँ और सिखा भी रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे सरहदी देश बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, मैं बहुत लंबे इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है ये एक बहुत ही सोचा समझा एक षड्यंत्र मैं कहूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये वही बांग्लादेश है जिसे 1971 में भारत ने अपने प्रयासों से उसको एक अलग देश के तौर पर मान्यता दिलवाई। बाकी इतिहास सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ? आखिर वहाँ पर एक धार्मिक कट्टरपन क्यों फैला? तो कुल मिला के मैं इसमें मेरा जो अपना मत है वो ये है कि भारत सरकार को हमारा जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, जो हमारा उससे छटा हुआ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं है, हमारी सरकार, हमारी सेनाएं इस पर पूरी तरीके से सजग हैं। और बांग्लादेश में जो इस समय हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, वो पॉलिटिकली बहुत डिस्टर्ब है, और जो कमज़ोर राष्ट्र होता है वो ज़्यादा खतरे की घंटी होती है। इसलिए बांग्लादेश में एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार का गठन ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और दक्षिण एशिया के इस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यहाँ पर शांति स्थापित रहे। अन्यथा जो बाहरी और ताकतें हैं जो भारत को डिस्टर्ब करना चाहती हैं, वो इन देशों के माध्यम से भारत को डिस्टर्ब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पड़ोस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो बांग्लादेश आज डिस्टर्ब है। आप सोचिए कि बांग्लादेश जहाँ पर कि उनका अपना जो व्यापार था, कपड़ों का व्यापार बहुत विश्व स्तर पे कितना बढ़िया था, लेकिन आज स्थिति सब खराब हो रही है। तो इसलिए वहाँ किसी तरीके से स्थायित्व तो बने, लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो, ये प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी सरकार की भी। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी आप डॉक्टर ए.के. सिंह साहब को सीधा सुन रहे थे और उन्होंने बहुत ही अहम जानकारियां अपने जीवन से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई आपसे शेयर की। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए भारत फर्स्ट टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जी के साथ मैं शिवरी सिंह गौड़, भारत फर्स्ट मुरादाबाद से।